के विरुद्ध। अध्याय 421 से 425। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 421। लेट मी टीच बिग ब्रदर यू। ठीक है, आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 421। मुझे बड़े भाई को पढ़ाने दो यू। ठीक है। कंधे पर बस एक स्पर्श, और बीच में फीनिक्स वस्त्र के साथ भी, और यह उसका मांस और खून का बेटा भी था। वास्तव में बिना किसी दया के उसकी कलाई तोड़ देना और उसे आधे साल तक कैद में रखना। इस फीनिक्स सम्राट का अपनी बेटी के प्रति स्नेह उस हद तक पहुंच गया था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को चौंका दिया था। इसकी तुलना में इन कुछ दिनों में उसने जो चीजें की वह उसे 800 गुना यानी 1000 बार काटने के लिए पर्याप्त थी। और इस तरह की अत्यधिक सुरक्षा में पले बढ़े न केवल फैंग ज़ुएर का दिल बल्कि उसका शरीर भी चरम सीमा तक शुद्ध था। और वस्तु जितनी शुद्ध होगी, पुरुषों के दिल की गहराई में दाग लगाने और कब्जा करने की इच्छा पैदा करना उतना ही आसान होगा, विशेष रूप से यू चे जैसे व्यक्ति जो कभी भी खुद को प्रतिबंधित नहीं करता है। युन चे ने अपनी पिंकी को वापस नहीं लिया, बल्कि उसकी सितारा जैसी आंखों को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ज़ुए, तुम्हारे शाही पिता वास्तव में तुम्हें प्यार करते हैं। वह नहीं चाहता कि दूसरे तुम्हें छुए, क्योंकि उसे चिंता है कि दूसरों द्वारा तुम्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। आमीन। मुझे पता है, शाही पिता ही वह व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। फैंग ज़ुएर ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि अगर यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप पसंद करते हैं और जिसके साथ आप अंतरंग हैं, तो स्वाभाविक रूप से शारीरिक संपर्क में कोई समस्या नहीं होगी, और यह एक दूसरे को अधिक घनिष्ठ और एक दूसरे के प्रति स्नेही भी बना सकता है। क्या ज़ुएर को लगता है कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जो ज़ुएर को नुकसान पहुंचाएगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ज़ुएर पसंद करता है? यू चे ने शुद्ध और गंभीर चेहरे के साथ कहा। फैंग ज़ुएर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, बिग ब्रदर यू बहुत अच्छा है, बेशक मुझे बिग ब्रदर यू पसंद है। बिग ब्रदर यून के साथ मिलकर मुझे वास्तव में खुशी होती है। बिग ब्रदर यून ने कई वर्षों से देखे गए मेरे सपने को भी साकार कर दिया है। मम्मा, यू चे मुस्कुराए और फैंग ज़ुएर के सामने अपनी पिंकी बढ़ाई। तो फिर हमें पिंकी कसम खाने दो। लेकिन फैंग ज़ुएर अभी भी झिझक रहा था और डरपोक था। आराम करो, यहाँ केवल हम दोनों हैं, तुम्हारे शाही पिता नहीं देखेंगे, पता नहीं चलेगा, जिसका मतलब है कि वह गुस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा ज़ुएर इस वर्ष पहले से ही 16 वर्ष की है। 16 वह उम्र है जब ज़ुएर पहले ही बड़ी हो चुकी है। आपका शाही पिता जीवन भर आपकी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए आपको परिपक्व और स्वतंत्र होना सीखना शुरू करना होगा। सबसे पहले आपको अपने दिल की गहराई से सुनते हुए, अपनी भावनाओं और निर्णय का उपयोग करते हुए निर्णय लेने की जरूरत है, और हमेशा दूसरे लोगों के शब्दों का अनुपालन नहीं करना चाहिए। फैंग ज़ुएर को जो सुरक्षा मिली थी, स्वाभाविक रूप से किसी ने भी उससे इस तरह के शब्द नहीं कहे होंगे। यू चे के मुंह से निकले इन शब्दों से फैंग ज़ुएर के दिल पर, जिसमें धूल का एक भी कण नहीं था, जो प्रभाव पड़ा, उसकी अच्छी तरह से कल्पना की जा सकती है। वह पहले से ही 16 वर्षों से चली आ रही जीवन शैली की अभ्यस्त हो चुकी थी। हालांकि अतीत से वर्तमान तक स्वयं और संयम की दुनिया को तोड़ने की इच्छा मानव चेतना की गहराई के भीतर छिपी एक सहज प्रवृत्ति थी। ऐसे शब्द जो पहले कभी नहीं सुने गए थे, उन्होंने फैंग ज़ुएर के दिल को ऐसा महसूस कराया जैसे उसने एक पूरी अलग दुनिया से संपर्क बना लिया हो, एक ऐसी दुनिया जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसने अपने दिल की धड़कन सुनी और यू चे के शब्दों को एक बार फिर से अपने मन में दोहराया। उसके दिल की सुनो, वह निर्णय लो जो वह लेना चाहती थी। अंततः बड़े प्रयास से फैंग ज़ुएर ने एक ऐसा संकल्प लिया जिसे उसके जन्म के बाद से अब तक का सबसे बड़ा संकल्प कहा जा सकता है। उसने यू चे की हरकतों की नकल की, धीरे से अपनी पतली और गोरी पिंकी को बढ़ाया और धीरे से यू चे की पिंकी की ओर छुआ। उसकी हरकतें बहुत धीमी, घबराई हुई, भ्रमित और असहाय थी। साथ ही एक प्रकार की धुंधली प्रत्याशा भी थी। अंततः उसकी पिंकी ने अपनी मर्जी से यू चे की पिंकी से संपर्क किया। तुरंत जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, तुरंत अपना छोटा सा हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन युन चे ने उसे ऐसा मौका नहीं दिया। उसकी उंगली तेजी से आगे बढ़ी और तेजी से लेकिन धीरे से उसकी पिंकी पर झुक गई। तुरंत एक स्पर्शनीय अनुभूति हुई जो अथाह बिंदु तक नर्म और चिकनी थी, जैसे कि उसने सबसे ज्यादा छुआ हो दुनिया में दोषरहित और शुद्ध गर्म जैद। फैंग ज़ुएर ने हल्की सी चीख निकाली। उसका पूरा शरीर थोड़ी देर के लिए अकड़ गया। उसकी पिंकी अवचेतन रूप से मुक्त होकर संघर्ष करना चाहती थी, फिर भी यू चे ने उसे कसकर बांध दिया था। घबराहट के बीच उसकी पिंकी यू चे की उंगली से कसकर बंधी हुई थी। उसका पूरा शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, क्योंकि उसने अपनी आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं की थी।
पिंकी कसम खाओ, जो शब्द हमने पहले कहे हैं उन्हें कभी अस्वीकार नहीं किया जाएगा। जुएर के 20 साल के होने के बाद हम अंतहीन गिरती बर्फ को देखने के लिए ब्लू विंड नेशन के अत्यधिक बर्फ वाले बर्फ क्षेत्र में एक साथ जाएंगे। यू चे ने अपनी कलाई उठाई, फैंग जुएर का छोटा सा हाथ खींचा और गंभीरता से कहा। केवल उसकी आवाज कम होने के बाद भी उसने अपनी उंगली ढीली नहीं की। उनकी आवाज ने फैंग जुएर की घबराहट और बेबसी को भी काफी हद तक दूर कर दिया और अंततः उनकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक आसान हो गई। स्काई पॉइजन पल के भीतर जैस्मीन ने यूचे को ठंडी आंखों से फैंग जुएर की पिंकी को झुकाते हुए देखा। उसका सुंदर लेकिन अप्राकृतिक छोटा चेहरा घृणा से भरा था। वह फिर से शुरू कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभिशप्त मूर्ख कहा जाता है। जब भी वह किसी सुंदर महिला से मिलता है, वह तुरंत एक विकृत और जानवर की अपनी प्रकृति प्रकट कर देगा और कभी नहीं बदलेगा। जुएर, तुम अभी कैसा महसूस कर रही हो? क्या आपको दुख होता है या इसे स्वीकार करना कठिन लगता है? ये देखकर कि भले ही फैंग जुएर फिर से शांत हो गई, उसकी आंखें अभी भी बंद थी और खुलने को तैयार नहीं थी। यून चे ने थोड़ा और करीब आते हुए पूछा, ओह, ये बहुत अजीब एहसास है। जैसे ही उसने धीरे से उत्तर दिया, फैंग जुएर की पलकें हल्की सी कांपने लगी। अजीब, यह एक तरह का अवर्णनीय एहसास है, लेकिन ये घृणित नहीं है, न ही ये दुखद है। ओह, मैंने इस तरह का अजीब एहसास कभी महसूस नहीं किया था। साथ ही मेरा दिल अचानक इतनी तेजी से धड़क रहा है। बिग ब्रदर यू, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह किस तरह की भावना है? मैं आपको यह नहीं बता सकता, बल्कि इसे जुएर को स्वयं महसूस करने और समझने की जरूरत है। यू चे ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। इस समय उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल एक बड़े दुष्ट भेड़िए की तरह थी जो एक छोटे सफेद खरगोश पर छिपकर हमला कर रहा था। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद उसने अचानक उसके पूरे हाथ को पकड़ लिया। फैंग जुएर का हाथ बहुत छोटा था और एक ही बार में उसके हाथों ने उसे पूरी तरह पकड़ लिया, ठीक वैसे ही। आह! फैंग जुएर ने हल्की सी चीख निकाली, फिर भी इस बार प्रतिक्रिया पहले की तरह तीव्र नहीं थी। यहाँ तक कि संघर्ष भी शुरुआत में केवल उस एक अवचेतन क्षण में हुआ। फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? जुएर को किस तरह की भावना है? जू चे ने फैंग जुएर का छोटा सा हाथ धीरे से पकड़ लिया। उसमें एक प्रकार की कोमलता थी जिसका वह वर्णन नहीं कर सकता। बस इस तरह चुपचाप उसका हाथ पकड़े रहने पर उसे लगा कि उसके पूरे शरीर का तंत्रिका तंत्र अनियंत्रित रूप से ढीला हो गया है, चाहे कुछ भी हो जाने देने को तैयार नहीं है। दिल की धड़कन तेज हो गई। फैंग जुएर ने हल्के से बुदबुदाया, तो बिग ब्रदर यू के साथ संपर्क बनाना वास्तव में एक अजीब एहसास होगा। बिग ब्रदर यू, क्या हम थोड़ी देर और ऐसे ही रह सकते हैं? मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार की भावना है। इस तरह के अनुरोध पर यूचे कैसे सहमत नहीं हो सकते थे? वह कैसे चाहता था कि वह उसका हाथ हमेशा के लिए थाम सके। अपनी आंखें बंद करके फैंग जुएर ने इस भावना को गंभीरता से महसूस किया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बिग ब्रदर यून के दिल की धड़कन महसूस कर ली है। वाह, बिग ब्रदर यून की फीनिक्स रक्तरेखा बहुत शुद्ध है, यहाँ तक कि मेरे शाही भाइयों की तुलना में भी अधिक शुद्ध। फैंग जुएर ने अपनी आंखें खोली और यूचे को हैरान होकर देखा। कितना अजीब है, बिग ब्रदर यू ने अभी तक वर्ल्ड वुड ऑफ द फीनिक्स की खेती क्यों नहीं की है? भले ही यूनचे के पास वर्ल्ड वुड ऑफ द फीनिक्स के 5वें और 6ठे चरण के गहन कौशल थे, ये थे केवल इन 2 चरणों द्वारा आगे बढ़ाया गया गहन कौशल। एक गहन कौशल की सक्रियता के लिए संबंधित शक्ति के साथ एक गहन कला की आवश्यकता होती है, जबकि यूनचे ने दुष्ट भगवान के बीच की शक्ति और अपनी व्यापक क्षमता के साथ इस नियम को पार कर लिया और सबसे बुनियादी के साथ फीनिक्स और स्टार स्कोरिंग दानव लोट्स के एम्पायरियन नृत्य को सशक्त रूप से सक्रिय किया। फीनिक्स लपटों की, लेकिन शक्ति के मामले में वे स्वाभाविक रूप से वास्तविक फीनिक्स गहन कला के साथ उन्हें सक्रिय करने से बहुत हीन थे। इसलिए फीनिक्स की गहन कला के वर्ल्ड वुड के पहलू से ये वास्तव में कहा जा सकता है कि यूचे ने इसका थोड़ा सा भी अभ्यास नहीं किया था। एक व्यक्ति जिसने फीनिक्स के वर्ल्ड वुड की खेती की थी, वह अपनी गहन ऊर्जा विशेषता की आकस्मिक जांच करके ही बता सकता था। यूनचे ने अपनी अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाया और कहा, क्योंकि इन शुरुआती वर्षों में मैं हमेशा ब्लू विंड नेशन में था। अपनी पहचान छुपाने के लिए न केवल फीनिक्स रक्तरेखा को छुपाने की जरूरत है, बल्कि मैं फीनिक्स के वर्ल्ड वुड की खेती भी नहीं कर सकता। इस वर्ष मैं अभी संप्रदाय में लौटा था। 19वां बुजुर्ग हर दिन व्यस्त रहता है और उसके पास मुझे पढ़ाने के लिए खाली समय नहीं है। और चूंकि मैं कई वर्षों से बाहर हूँ, इसलिए वहाँ कोई भी साथी कुलवासी नहीं है जिससे मैं बहुत परिचित हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी मुझे फीनिक्स का वर्ल्ड वुड सिखाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो यह मामला है टिल्डर, कोई आश्चर्य नहीं।
फैंग जुएर ने थोड़ा सोचा, फिर अचानक उसकी आंखों में एक चमक चमक उठी। जैसे ही उसकी अभिव्यक्ति उत्साहित हो गई, तो क्या बिग ब्रदर यून वर्ल्ड ओड सीखना चाहते हैं फीनिक्स? बेशक, मैं, यू चे ने बिना झिझक सिर हिलाया। लेकिन चूंकि आप चाहते हैं तो मुझे बिग ब्रदर यून को पढ़ाने दीजिए, ठीक है? फैंग जुएर ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि यह कुछ ऐसा था जो उसे बहुत खुश करेगा। तुम मुझे सिखाओ। यून चे का दिल और दिमाग बुरी तरह से हिल गया। जब फैंग जुएर ने वर्ल्ड ओड ऑफ द फीनिक्स का उल्लेख किया था, तो फैंग जुएर को उसे वर्ल्ड ओड ऑफ द फीनिक्स सिखाने का विचार पहले उसके दिमाग में आया था, लेकिन उसने तुरंत उसे बुझा दिया था, क्योंकि उसने अपनी पहचान के संबंध में फैंग जुएर को पहले ही धोखा दे दिया था और उसके पास एक बार फिर उसके खिलाफ योजना बनाने का दिल नहीं था। भले ही फीनिक्स का वर्ल्ड ओड उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फैंग जुएर वास्तव में स्वेच्छा से उन्हें वर्ल्ड ओड ऑफ द फीनिक्स सिखाने का प्रस्ताव देंगे। यू चे का मूड तुरंत ही अतुलनीय रूप से जटिल हो गया। ये देखकर कि यू चे ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, उसकी अभिव्यक्ति झिझक भरी और जटिल होती जा रही थी। इसके बजाय फैंग जुएर कुछ चिंतित हो गया। उसने यू चे के हाथों को हिलाया और कहा, जैसे कि वह बिगड़ैल अभिनय कर रही हो, बड़े भाई यू, बस मुझे तुम्हें सिखाने देने के लिए सहमत हो जाओ, ठीक है? बिग ब्रदर यू मुझे बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें खाने देते हैं और खूबसूरत बर्फ के लिए आप मुझे अत्यधिक बर्फ के बर्फीले क्षेत्र में ले जाने के लिए भी सहमत हो गए हैं। मैं इतने लंबे समय में इतना खुश नहीं हुआ हूँ। मैं भी वास्तव में बिग ब्रदर यू के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हालांकि मैंने पहले कभी किसी को नहीं सिखाया है, मैं निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से सिखा सकता हूँ। बिग ब्रदर यून, बस मेरी बात मानो, ठीक है? ठीक है। यू चे ने उसकी ओर देखा और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, जो अभी तक मुस्कुराहट नहीं थी, जुएर, क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ लंबे समय तक रहूं ताकि आप हर दिन लिटिल चान के साथ खेल सके? उद्धरण चिन्ह। अपने आधे से अधिक इरादों को आसानी से उजागर करने के बाद फैंग जुएर ने शर्म से मुस्कुराना शुरू कर दिया। केवल लिटिल व्हाइट ही नहीं, मैं वास्तव में इस समय बिग ब्रदर यू को भी पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि बिग ब्रदर यू कुछ समय के लिए मेरे साथ रहें। इससे पहले मैं यहाँ हमेशा अकेला रहता था, हर दिन एक ही काम करता था। ये वास्तव में उबाऊ है, लेकिन यहाँ बिग ब्रदर यून और लिटिल व्हाइट के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना खुश हूँ कि मैं पागल होने वाला हूँ। बस मैं आपको वर्ल्ड ओड ऑफ द फीनिक्स सिखा दूं, बिग ब्रदर यून इसे सीखने के बाद छोड़ सकता है, ठीक है? फैंग जुएर के दृष्टिकोण से एक दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के साथी को फीनिक्स के वर्ल्ड ओड को पढ़ाना क्लेंसमैन वास्तव में ज्यादा नहीं था, क्योंकि यह एक गहन कला थी जिसका उपयोग हर एक फीनिक्स शिष्य जानता था, और अगर किसी के पास फीनिक्स वंशावली है तो इसे विकसित किया जा सकता है। जिन लोगों के पास फीनिक्स वंशावली थी फिर भी उन्होंने वर्ल्ड ओड ऑफ द फीनिक्स विकसित नहीं किया, वह असामान्य था। ये देखते हुए कि इस समय फैंग जुएर की हालत कैसी थी, अगर वह मना कर देता तो उसे नुकसान महसूस होता। उसका मूल रूप से फैंग जुएर से फीनिक्स के वर्ल्ड ओड को चुराने का इरादा नहीं था, लेकिन ठीक है, यून चे ने खुशी से सहमति व्यक्त की और आधे मजाक में कहा, जबकि आधे ने खुद से कहा, जुएर, प्रिंसेस स्नो को व्यक्तिगत रूप से मुझे वर्ल्ड ओड ऑफ द फीनिक्स सिखाने की अनुमति देना, ऐसा लगता है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। हे, फैंग जुएर खुशी से हंसे, ये पहली चीज है जो मैं बिग ब्रदर यू के लिए कर रहा हूँ, मैं निश्चित रूप से इसे बहुत गंभीरता से लूंगा। तो फिर हम अभी से शुरुआत करें तो कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, बिग ब्रदर यू अभी घायल हैं और संयोगवश ही वे स्वस्थ होने पर चुपचाप गहन सूत्र को समझ सकते हैं। फिर मैं अभी बिग ब्रदर यू को मूल सूत्र सिखाऊंगा। बिग ब्रदर यून को इसे ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है? धीमी आवाज के बीच फैंग जुएर ने अपनी उंगली उठाई और यू चे को छुए बिना उसकी भौहों के बीच के केंद्र की ओर इशारा किया। आग की रोशनी का एक झटका हल्का सा टिमटिमाया। तुरंत फीनिक्स के मौलिक सूत्र का वर्ल्ड ओड यू चे की चेतना के समुद्र के भीतर स्पष्ट रूप से उभरा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 422 पूर्ण गहन सूत्र। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 422 पूर्ण गहन सूत्र। वर्ल्ड ओड ऑफ द फीनिक्स का मूल सूत्र यू चे के दिमाग में प्रवाहित हो गया। जो सबसे पहले धड़का वह यू चे का दिमाग नहीं था, बल्कि दुष्ट भगवान का अग्नि बीज था। यून चे के मन में भी एक ज्वाला जलने लगी, जो धीरे धीरे बहते हुए गहन सूत्र को उसकी आत्मा में दृढ़ता से अंकित कर रही थी। फीनिक्स के विश्व ओड को सीखने के लिए फीनिक्स वंशावली का होना आवश्यक है। यहाँ तक कि फीनिक्स वंशावली होने पर भी फीनिक्स के विश्व ओड के मूल सूत्र को समझने में अभी भी बहुत लंबा समय लगेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि फीनिक्स का वर्ल्ड ओड अनिवार्य रूप से एक गहन कला थी जो देवताओं के स्तर से संबंधित थी। इसमें मौजूद ज्वाला नियम सामान्य गहन ज्वालाओं से कहीं ऊपर थे।
यहाँ तक कि सबसे कमजोर पहले से लेकर 6 चरणों तक को उपयोगकर्ता को पूरी तरह से समझने के लिए अत्यधिक कठिनाई की आवश्यकता होती है, और यह बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना सामान्य गहन कला से की जा सकती है। लेकिन यूचे के लिए ये बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दुष्ट ईश्वर के अग्नि बीज के अस्तित्व ने उसे किसी भी आकार और रूप की अग्नि के नियमों को आसानी से समझने और समझने की अनुमति दी थी। दुष्ट भगवान के अग्नि बीज के साथ यूचे का वर्तमान शरीर एक बिना पॉलिश किए हुए जेड की तरह था, जिसे इच्छानुसार बनाया जा सकता था। भले ही यह फीनिक्स का ये शक्तिशाली वर्ल्ड ओड था, समझने की प्रक्रिया उतनी ही सरल होगी जितनी इसे सीधे उसके शरीर में उकेरना। फीनिक्स के वर्ल्ड ओड के मूल सूत्र को एक बार अपने दिल में पढ़ने के बाद यूचे ने पहले ही इसे स्पष्ट रूप से समझ लिया था। उन गहन सूत्रों ने उसकी आत्मा में उथल पुथल मचा दी, फिर अचानक एक साथ मिलकर एक विशाल और असीमित दुनिया का निर्माण किया। वह सितारों का एक अंधेरा आकाश था जिसके भीतर अनगिनत स्वर्गीय पिंड थे, और अगले ही पल झुलसाने वाली लपटें अचानक जल उठी और पूरी तरह से घिर गई यह विशाल ब्रह्मांड। आग के समुद्र में जो दुनिया को पलट सकता था, अचानक एक तेज और गूंजने वाली फीनिक्स चीख सुनाई दी, जैसे एक सुनहरे रंग की फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए आग की लपटों में नहाते हुए आग के समुद्र से पैदा हुई। झुलसाने वाली लेकिन विशाल आभा की लहर ने यूचे के दिमाग को पूरी तरह भर दिया, और उसे ये भी महसूस कराया जैसे उसने अचानक किसी दूसरी दुनिया का द्वार खोल दिया हो, क्योंकि उसका शरीर भी एक पूरी नई दुनिया के भीतर रखा गया था। जैसे ही गहरा सूत्र यूचे के शरीर में प्रवेश किया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गतिहीन हो गया। राजकुमारी स्नो चुपचाप उसके सामने बैठी, उसकी खूबसूरत आंखें लगातार यूचे को देखती रहीं, ताकि उसकी समझ के दौरान आत्मा की क्षति और गहरी ऊर्जा के अराजकता में चले जाने जैसी असामान्य स्थितियों को रोका जा सके। लेकिन जैसे जैसे 1 घंटा बीतता गया, इस अवधि के दौरान यूचे न केवल पूरी तरह से शांत था, बल्कि उसकी सांसें भी पूरी तरह से स्थिर हो गई थी, और इस हद तक स्थिर थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह सो गया हो। राजकुमारी स्नो ने राहत का संकेत दिखाया। उसने एक बार फिर थोड़ी देर के लिए यूचे की ओर देखा और धीमी आवाज में खुद से बोली, ऐसा लगता है कि उसने समझना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा होता तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें काफी समय लगना चाहिए। लिटिल व्हाइट, चलो खेलने चले। फैंग जुएर उठ खड़ी हुई, और जैसे ही वह लिटिल व्हाइट की ओर जाने वाली थी, यूचे के शरीर पर अचानक धुंध जैसी आग की परत भड़क उठी। फैंग जुएर अपनी जगह पर रुकी और आश्चर्यचकित भाव से यूचे की ओर देखा। आग की लपटों की स्वतः स्फूर्त धुंधली परत यूचे के शरीर पर चिपक गई, धीरे धीरे बहती हुई उसके शरीर की सतह पर स्थानांतरित हो गई और धीरे धीरे ऊंची और ऊंची जलने लगी। इसके ठीक बाद ये लपटें फिर से बुझ गईं और यूचे की पीठ के पीछे एक मायावी फीनिक्स की छवि उभर आई। उसी समय यूचे के माथे पर फीनिक्स का निशान अपने आप प्रकट हुआ और एक चमकदार सुनहरी रोशनी छोड़ी। जब फैंग जुएर ने यूचे के माथे पर फीनिक्स के निशान को घूर कर देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर रोने लगी। वह फीनिक्स चिन्ह था जो फीनिक्स की वंशावली रखने वाले किसी भी व्यक्ति के पास होता। फीनिक्स की लपटें जलाते समय जब तक कोई जानबूझकर इसे छिपा नहीं लेता, फीनिक्स का निशान अपने आप उभर आएगा। प्रिंसेस स्नो की नजर अभी भी स्तब्ध थी, वह यूचे के माथे पर सुनहरे फीनिक्स के निशान को घूर रही थी। उसकी आंखों में अशांति के भाव थे, क्योंकि उसकी दृष्टि में निहित भावनाएं अचानक अतुलनीय रूप से अस्त व्यस्त हो गईं। फीनिक्स की छवि लंबे समय तक बनी रही, अंततः धीरे धीरे गायब हो गई, और यूचे के माथे पर सुनहरा निशान भी इसके साथ फीका पड़ गया। यूचे ने भी इस समय अपनी आंखें खोली, और पहली नजर में उसने फैंग जुएर की आंखें देखी जो आश्चर्य से भरी थी। बिग ब्रदर यून, आप वास्तव में पहले से ही मूल सूत्र को पूरी तरह से समझ चुके हैं, और फीनिक्स की गहन कला की रक्तरेखा और वर्ल्ड ओड में पूरी तरह से महारत हासिल कर चुके हैं। फैंग जुएर ने अपनी आंखें चौड़ी की और ऐसी आवाज में कहा जिसमें अविश्वास का भारी स्वर था, ये सही है। यूचे ने सिर हिलाया, क्या ये बहुत आसान नहीं है? ठीक है जुएर, इसमें मुझे कुल कितना समय लगा? इसमें केवल 1 घंटा लगा। 1 घंटा? क्या इसे बहुत छोटा माना जाता है? अथाह की हद तक छोटा। फैंग जुएर की भावनाएं उथल पुथल हो गईं। मूल सूत्र फीनिक्स की खेती के विश्व स्तोत्र की नींव है। इसे पूरी तरह से समझने के बाद ही कोई अपनी वंशावली और गहन कला में सामंजस्य बिठा पाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन कदम भी है। यहाँ तक कि वरिष्ठ पीढ़ी की सहायता और मार्गदर्शन में भी, और भले ही किसी की समझने की क्षमता बहुत बढ़िया हो, फिर भी इसमें कम से कम 1 वर्ष से अधिक का समय लगेगा, और कुछ को कई वर्षों की आवश्यकता होगी। लेकिन बिग ब्रदर यून, केवल आप इस्तेमाल किया
1 घंटा। ओह, दुष्ट ईश्वर के अग्नि बीज के साथ, चाहे आग कितनी भी कठिन कला क्यों न हो, उसके लिए ये सब एक हाथ उठाने जैसा था। जुएर को इस तरह कहते हुए सुनने के बाद ही उसे अचानक एहसास हुआ कि मौलिक सूत्र में महारत हासिल करना वास्तव में कुछ हद तक अतिरंजित गति थी। जब वह विचार कर रहा था कि उसे कैसे समझाना चाहिए, तभी उसने देखा कि फैंग जुएर का आकर्षक चेहरा पहले से ही अत्यंत श्रद्धा से खिल रहा था। वाह, बिग ब्रदर यू, आप बहुत अद्भुत हैं। आप सबसे अधिक, सबसे शानदार प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं जिसे जुएर ने कभी देखा है। उस समय के शाही पिता ने सबसे तेजी से समझने के लिए मेरी प्रशंसा की थी, लेकिन बिग ब्रदर यून की तुलना में मैं बहुत हीन हूँ। यू चे कुछ हद तक शर्मिंदा होकर उसका माथा दबाया। मैं उतना अद्भुत कैसे हो सकता हूँ जितना जुएर ने कहा था। ये स्पष्ट रूप से जुएर है जिसने मुझे अच्छी तरह से सिखाया है, यही कारण है कि मैं इसे इतनी तेजी से समझ सका। अरे, बिग ब्रदर यू ही जानता है कि मुझे कैसे मनाना है। मैंने केवल बिग ब्रदर यून को गहन सूत्र दिया था और कोई अन्य सहायता और मार्गदर्शन नहीं दिया था, और इससे भी अधिक मैंने एक मार्गदर्शक के रूप में गहन ऊर्जा का उपयोग नहीं किया था। जैसे कि इसका मुझसे कोई लेना देना है, ये बिग ब्रदर यू ही है जो अद्भुत है। फैंग जुएर ने व्यापक मुस्कान के साथ कहा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, यून चे ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। जुएर दिखने में अच्छा है, कुलीन है और दयालु स्वभाव का है। जुएर द्वारा व्यक्तिगत रूप से फीनिक्स के वर्ल्ड ओड को सिखाया जाना किसी के लिए भी एक आनंददायक बात होगी। ऐसे तो किसी भी तरह का चमत्कार होने की संभावना बनी रहती है। यदि यह कोई कठोर बूढ़ी दादी होती जिसने मुझे सिखाया होता, तो शायद मैं इसे 10 वर्षों के भीतर समझ नहीं पाता। हे, भले ही वह जानती थी कि यू चे उससे मना रहा था, फिर भी वह बहुत खुशी से हंसी। मैं मूल रूप से बिग ब्रदर यू को थोड़ा थोड़ा करके सिखाना चाहती थी, लेकिन चूंकि बिग ब्रदर यू बहुत अद्भुत है, तो मैं बिग ब्रदर यून को फीनिक्स की गहन कलाओं के बारे में पूरी दुनिया सिखाऊंगा। हो सकता है कि बिग ब्रदर यून भी उन्हें बहुत तेजी से समझ सके। जैसे ही वह बोली, फैंग जुएर ने अपने ज़ैद हाथ बढ़ाए। चमकदार लाल रोशनी का एक टुकड़ा उसकी उंगलियों के बीच जमा हो गया। फिर उसने ध्यान से इसे यू चे की भौहों के केंद्र पर छुआ। तुरंत पहले से चौथे चरण के संपूर्ण गहन सूत्र धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से यू चे के समुद्र में प्रवेश कर गए। चेतना का फीनिक्स की विश्व गाथा मूल सूत्र से लेकर दिव्य फीनिक्स संप्रदाय से संबंधित पहले 4 चरणों तक यू चे द्वारा इतने पूर्ण और अक्षुण्ण फैशन में हासिल की गई थी। यून चे को पहले ही लगभग 3 साल तक फीनिक्स का खून मिल चुका था। भले ही उसने जबरदस्ती 2 फीनिक्स गहन कौशल सीखे, लेकिन वह कभी भी फीनिक्स के वर्ल्ड ओड को विकसित करने में सक्षम नहीं हो पाया। फीनिक्स के विश्व स्तोत्र को ऐसी चीज के रूप में कहा जा सकता है जिसके लिए वह हमेशा सपने में भी तरसता था, और वह जानता था कि डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय से फीनिक्स के इस विश्व स्तोत्र को प्राप्त करना कितना कठिन और खतरनाक होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ठीक आज ही डिवाइन फीनिक्स सेक्ट का पूरा वर्ल्ड ओड ऑफ द फीनिक्स प्राप्त कर लेगा। यदि वह खतरों, योजनाओं, जुआ या यहाँ तक कि खून की परतों के माध्यम से चला गया और फीनिक्स के वर्ल्ड ओड को प्राप्त किया, तो उसे इसके बारे में कोई शिकायत नहीं होगी और 3 हार्दिक हंसी छोड़ देगा। लेकिन इस समय बिना किसी प्रयास के इसे प्राप्त करने के बजाय उसे कुछ हद तक नुकसान हुआ, क्योंकि फैंग जुएर ने उसे जो दिया था वह केवल फीनिक्स का वर्ल्ड ओड नहीं था, बल्कि एक दिल भी था जो पूरी तरह से उस पर भरोसा करता था और उसके साथ घनिष्ठ था। साथ ही धूल और अशुद्धता के मामूली कण के बिना भावनाएं भी थी। फिर भी हर चीज का आधार उसके प्रति उसका धोखा था। भले ही यह एक धोखा था जहां उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। जैसे ही गहन सूत्र के पहले 4 चरणों की बाढ़ आई, 5वें और 6ठे चरण का गहन सूत्र जो बहुत पहले यू चे के मन और आत्मा के भीतर उत्कीर्ण हो गया था, उसी समय जागृत हो गया। एक पल के लिए गहन सूत्रों के 6 चरण आपस में जुड़ गए और एक साथ जुड़ गए, फीनिक्स के पहले से 6ठे चरण के विश्व ओड में परिवर्तित हो गए। भले ही यू चे का दिमाग थोड़ा अव्यवस्थित था, फीनिक्स की गहन ऊर्जा पहले से ही स्वचालित रूप से उन गहन सूत्रों के अनुसार निर्देशित और विलीन हो गई थी जो यू चे के दिमाग में प्रवेश कर गए थे। इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, विचलित करने वाले विचारों से छुटकारा पा लिया और गहन चीजों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। सूत्र जैसे जैसे 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट नजदीक आया, डिवाइन फीनिक्स सिटी भी दिन ब दिन अधिक शोरगुल वाला होता गया। रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने वाले 6 देशों के गहन अभ्यासकर्ता, साथ ही उनके अनुरक्षक, सभी एक एक करके डिवाइन पहुंचे फीनिक्स शहर। 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए योग्य होने के लिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे 6 देशों की युवा पीढ़ी के सबसे शीर्ष प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे, और जो लोग यहाँ उनके साथ थे, और इसी तरह 6 देशों के भीतर राजनीतिक और गहन दुनिया के शिखर पर मौजूद प्राणी। बिना किसी अपवाद के 6 देशों के सभी सम्राट व्यक्तिगत रूप से आए थे।
हालांकि ये लोग जो एक राष्ट्र को हेय दृष्टि से देख सकते थे, दिव्य फीनिक्स शहर में पहुंचने पर उनके पास अपना सिर झुकाने और सतर्क और विवेकपूर्ण रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में केवल 3 दिन बचे थे। 6 देशों में ब्लू विंड नेशन के अलावा अन्य 5 देशों के प्रतिभागी पहले ही आ चुके थे और डिवाइन फीनिक्स एम्पायर फीनिक्स सिटी के मुख्य शिविर में बस गए थे। हम ब्लू विंड नेशन के लोग आज भी यहाँ नहीं हैं। अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुनकर फैंग जिमिंग ने विचार किया। हाँ, मैंने विशेष रूप से शहर के गेट के लोगों से पूछा, शहर में प्रवेश करने वाला कोई भी ब्लू विंड प्रतिभागी नहीं है। क्या हमें तुरंत ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली को पूछताछ के लिए ध्वनि भेजनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। फैंग जिमिंग ने अपना हाथ उठाया। हम इस 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में टिनी ब्लू विंड नेशन भी महज एक मजाक है। मैंने सोचा था कि इस सत्र में कोई दिलचस्प घटित होगा। ऐसा लगता है इस राजकुमार ने युन चे नामक उस बच्चे को वास्तव में ज्यादा महत्व दिया है। इस राजकुमार को वास्तव में विश्वास था कि वह व्यक्तिगत रूप से इस रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने आएगा, जैसे उसने चिल्लाकर कहा था। मुझे लगता है कि वह पहले से ही कहीं छिप गया है। उसे विश्वास है कि हम उसे उसके पैरों के बीच पूंछ के साथ नहीं ढूंढ सकते। ब्लू विंड नेशन के निवास स्थान को जल्दी करने और तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बेहतर है कि वे न आए। इससे न केवल हमें रैंकिंग टूर्नामेंट के कार्यक्रम में कटौती करने में मदद मिलेगी, बल्कि यह शाही पिता को देने के लिए भी होता है। एक और असाधारण अच्छा बहाना। अभी के लिए वापस ले ले। ठीक है, आज का स्वागत भोज ब्लू विंड नेशन की सीटों की व्यवस्था करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, उद्धरण चिन्ह ... बहुत समय पहले 2 युवा गहन अभ्यासकर्ता थे। उनमें से एक का नाम जूकुन था, दूसरे का नाम लियुति था। वे सामान्य योग्यता के थे और अक्सर दूसरों द्वारा उन्हें धमकाया जाता था और उनका मजाक उड़ाया जाता था। इसलिए उन्होंने समृद्धि के लिए कड़ी मेहनत की और परिश्रम पूर्वक एक साथ प्रशिक्षण लेने का फैसला किया। हर दिन सूरज उगने से पहले, जब तक वे मुर्गों की बांग सुनते थे, वे बिस्तर से उठ जाते थे और तलवारबाजी का अभ्यास करते थे। दिन ब दिन, साल दर साल, आखिरकार वे दोनों बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए। बर्ड फ्लू क्या है? फैंग जुएर ने बहुत उत्सुकता से पूछा। एमेन, यह एक बहुत ही भयानक वायरस है। युन चे ने बहुत गंभीरता से कहा। इस कहानी का नाम है मुर्गे की पहली बांग पर कड़ी मेहनत करना। कहानी का सार यह है कि हमें निश्चित रूप से बर्ड फ्लू से बचकर रहना है। ये कहानी बहुत उबाऊ है। मैं अभी स्नो वाइट की कहानी सुनना चाहता हूँ। स्नो वाइट और फ्रॉग प्रिंस के एक हो जाने के बाद तब क्या होगा? मुझे सचमुच में जानना है। मुझे इसके बारे में ठीक से सोचने दो। यू चे ने अपनी खोपड़ी खुजाई। इसके बारे में ठीक से सोचो। ठीक है बिग ब्रदर यू, कहो। यू चे के कंधे पर झुकते हुए फैंग जुएर ने अपना आधा खाया हुआ ड्रैगन मांस का कटार उसके मुंह के पास रखा और उससे मुस्कुराते हुए उसमें से एक बड़ा टुकड़ा खाते हुए देखा। एक बार जब पांडोरा का बक्सा खुल गया तो पूर्व वर्जना आकार में बढ़ती हुई खाई को तोड़ देगी। फैंग जुएर, जिसका निश्चित रूप से पहले किसी के साथ कोई संपर्क नहीं था, बहुत स्वाभाविक रूप से यू चे के साथ झुक रहा था। यू चे के विभिन्न मार्गदर्शन के तहत उसके साथ एक ही मांस की सीख खा रहा था। अगर फैंग हिंगकुंग ने इस समय ये दृश्य देखा तो वह निश्चित रूप से जीवन और मृत्यु के बीच झूलने की हद तक क्रोधित होंगे। युन चे को मौके पर ही थप्पड़ मारकर उसे बेहोश कर देना भी माना जाएगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 423 फीनिक्स छोड़ना पर्चिंग घाटी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 423 फीनिक्स पर्चिंग वैली को छोड़कर। काफी समय के बाद युन चे ने अंततः निम्नलिखित कहानी के बारे में सोचा। उसने अपना गला साफ किया और जैसे ही वह बताने ही वाला था, उसकी छाती के सामने लटका हुआ फीनिक्स गॉड जेड अचानक लाल रंग की रोशनी से जगमगा उठा। फैंग जुएर ने फीनिक्स गॉड जेड को उठाया। उसकी अभिव्यक्ति अचानक कुछ उदास हो गई। जुएर, यह क्या है? युन चे ने तुरंत पूछा। फैंग जुएर ने युन चे की ओर देखा और अपनी आंखों में दयनीय अभिव्यक्ति के साथ कहा, यह शाही पिता है। वह अभी यहाँ आने वाला है, फिर मुझे फीनिक्स सिटी वापस ले जाएगा। बिग ब्रदर यू, उद्धरण चिन्ह ... वह तुम्हें अभी वापस क्यों ले जा रहा है? आपके शाही पिता आपको यहाँ अकेले रहने के लिए कह रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह रैंकिंग टूर्नामेंट और प्रिमोडियल प्रोफाउंड आर्क के मामले में व्यस्त होंगे? लेकिन अभी वह समय होना चाहिए जब वह सबसे व्यस्त हो। यू चे ने कुछ हैरान होकर कहा। फैंग जुएर ने हल्के से अपना सिर हिलाया। शाही पिता ने कहा था, यह मेरे जन्म के बाद से पहला 7 देशों का रैंकिंग टूर्नामेंट है और वह मुझे वहां ले जाएंगे। अगर मैं इच्छुक हूं तो वह मुझे प्राइमोडियल प्रोफाउंड आर्क पर भी ले जा सकता है। शाही पिता मुझे अब वापस ले जा रहे हैं क्योंकि सभी मामले ठीक से तैयार हो चुके हैं।
आप रैंकिंग टूर्नामेंट की साइट पर जाएंगे। यू चे का दिल थोड़ा हिल गया। एमेन, बिग ब्रदर यू, जल्दी से इस जगह से चले जाओ। अगर शाही पिता ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बुरा होगा। फैंग जुएर उठ खड़ी हुई, उसकी अभिव्यक्ति कुछ घबराई हुई थी। उसने यू चे की बाह पकड़ ली, लेकिन उससे दूर नहीं धकेला, बल्कि अनजाने में उसे और कसकर पकड़ लिया। रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू होने में 3 दिन बाकी थे। वास्तव में उसे बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। वह अभी तक क्यों नहीं गया था, इसका कारण वह अपने दिल में अच्छी तरह से जानता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह फैंग जुएर के साथ भाग लेने के लिए तैयार नहीं था। उसकी विशेषताएं, आवाज, दिल, हर एक रूप, उसकी आंखों में हर एक अभिव्यक्ति, सभी दृढ़ता से उसे आकर्षित कर रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह एक बेहद खूबसूरत तारों वाले आकाश में खींच लिया गया हो और भीतर और भी गहराई में डूब रहा हो। इस दुनिया में कोई भी उसके आकर्षण का सामना नहीं कर सकता। और यू चे कई कारणों से हुई एक दुर्घटना के कारण असाधारण भाग्य के साथ पहला व्यक्ति बन गया जो उसके साथ निकट संपर्क बना सका। वास्तव में मेरे जाने का समय आ गया है, यू चे ने मन ही मन कहा। फैंग जुएर की आंखों की चमक को ध्यान से देखते हुए उसने अपना हाथ उठाया, जुएर के सिर के ऊपर रख दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके बालों की रूपरेखा के साथ फिसलने लगी। इस अनुचित अंतरंग क्रिया के कारण फैंग जुएर की आंखें खराब हो गईं, बस थोड़ा सा कांपना। लेकिन उसने अस्वीकृति का कोई संकेत नहीं दिखाया। जुएर, ये दिन मुझे हमेशा याद रहेंगे। धन्यवाद, और मुझे आपसे मिलने की अनुमति देने के लिए स्वर्ग का भी धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह ... बिग ब्रदर यून के शब्द बहुत अजीब हैं। फैंग जुएर ने अपने आकर्षक होठों से कहा, बाद में हम फिर मिलेंगे, क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल, यून चे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, क्योंकि मैंने पहले ही जुएर को अंतहीन बहती बर्फ देखने के लिए ले जाने का वादा किया है। जुएर से मेरा वादा कभी नहीं भुलाया जाएगा। एमेन। फैंग जुएर ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति अंततः कुछ हद तक प्रसन्न हो गई। उसकी आंखों में अलग होने की अनिच्छा झलक रही थी, फिर भी उसके हाथ यून चे को धीरे से धकेल रहे थे। भले ही मुझे वास्तव में बिग ब्रदर यून से अलग होने से नफरत है, ये वास्तव में बिग ब्रदर यून के जाने का समय है। शाही पिता कम समय में यहाँ पहुंचेंगे, 1 घंटे के 1/4 से भी अधिक। यदि आप अभी भी नहीं गए तो आपको वास्तव में शाही पिता द्वारा खोजा जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... मैं जा रहा हूँ। यून चे का हाथ फैंग जुएर के कंधों से हट गया। अविश्वसनीय सावधानी से उसे देखने के बाद वह अंततः पीछे मुड़ा, फिर स्नो फीनिक्स जानवर को बुलाया। स्नो फीनिक्स बीस्ट उसके पास उड़ गया, और जैसे ही वह स्नो फीनिक्स बीस्ट की पीठ पर चढ़ने ही वाला था, यू चे उसके कदमों में रुक गया। वह घूमा, उसके हाथ चुपचाप कसकर पकड़े रहे, और अंत में उसने फिर भी कहा छोटी आवाज, जुए, अगर मान लीजिए कि एक दिन तुम्हें पता चला मैंने तुमसे कुछ चीजों के बारे में झूठ बोला है, तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? क्या तुम अब भी मुझे अपना बड़ा भाई मानोगे? यू चे के अचानक कहे गए शब्दों ने फैंग जुएर को थोड़ा असमंजस में डाल दिया। बिग ब्रदर यू ऐसी अजीब बात क्यों कहेंगे? बिग ब्रदर यून के लिए मुझे धोखा देना कैसे संभव है? मैं कह रहा हूँ, बस अगर कुछ चीजें हैं जिन पर मैंने वास्तव में आपको धोखा दिया है, तो क्या आप मुझसे नफरत करेंगे? यू चे की आवाज और भी शांत हो गई। एक वाक्य जो लंबा नहीं था, फिर भी असाधारण कठिनाई से बोला गया था। मुझे नहीं पता। फैंग जुएर ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों की अभिव्यक्ति कुछ हद तक स्तब्ध थी, जैसे कि वह यून चे द्वारा रखे गए प्रश्न को समझ नहीं पाए हो। उसने हल्के से कहा, लेकिन इन दिनों बिग ब्रदर यू के साथ मिलकर मैंने जो महसूस किया है वो मेरे प्रति बिग ब्रदर यू की दयालुता है। हर दिन मेरे लिए बर्फ गिराना, मुझे स्नोमैन बनाना सिखाना, मेरे लिए स्वादिष्ट खाना पकाना, मुझे कई दिलचस्प कहानियां सुनाना। बिग ब्रदर यून की मुस्कान सुंदर है और उसकी नजर भी बहुत कोमल है। इन दिनों मैं हर दिन बहुत खुश रहता हूँ, यहाँ तक कि सोते समय जो सपने मैं देखता हूँ वे भी बहुत आनंदमय हो गए हैं। यू चे, इस तरह का बिग ब्रदर यू, मुझे विश्वास नहीं है कि वह मुझे धोखा देने को तैयार होगा। भले ही अगर उसने सचमुच मुझे धोखा दिया हो तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं रहा होगा, और मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। फैंग जुएर का हर एक शब्द ईमानदार और आरामदायक था, यह उसके दिल से आने वाली आवाज थी। मैं बिग ब्रदर यू की दयालुता और उस मामले को हमेशा याद रखूंगा जिसका उन्होंने मुझसे वादा किया था। भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे विश्वास है कि बिग ब्रदर यू मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे बिग ब्रदर यून को भी नुकसान पहुंचे। फैंग जुएर के अंतिम वाक्य ने यू चे को कुछ हद तक हैरान कर दिया, लेकिन इससे भी अधिक इसने उसके हृदय को तीव्र रूप से उद्वेलित कर दिया।
वह अब और नहीं बोलता था, क्योंकि फैंग जुएर की बर्फ जैसी शुद्ध नजर के तहत उसने जो भी कहा था वह उसकी तुलना में अतुलनीय रूप से फीका होगा। वह स्नो फीनिक्स बीस्ट की पीठ पर चढ़ गया। स्नो फीनिक्स बीस्ट की गाड़ी के नीचे से हवा में उड़ गया और सीधे एब्सोल्यूट फीनिक्स क्लिफ की ओर उड़ गया। फैंग जुएर ने उसे पहले ही बता दिया था कि फीनिक्स पर्चिंग वैली की अन्य 3 दिशाओं में सभी लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। यदि उसे बिना किसी को बताए सुरक्षित रूप से निकलना है तो भी उसे एब्सोल्यूट फीनिक्स क्लिफ से गुजरना होगा। बिग ब्रदर यू, मैं भविष्य में अक्सर यहाँ आऊंगा। मैं बिग ब्रदर यू के एक बार फिर से आने का इंतजार करूंगा। बड़े भाई यू, आप हमारे बीच कहे गए शब्दों को नहीं भूल सकते। मेरे 20 साल का होने के बाद आपको निश्चित रूप से मुझे अत्यधिक बर्फ वाले बर्फीले क्षेत्र में ले जाना होगा। बिग ब्रदर यू, लिटिल व्हाइट, मैं आप लोगों को बहुत याद करूंगा। हवा की आवाज उसके कानों के पास गूंज रही थी। फैंग जुएर की आवाज हवा के विपरीत नीचे से आई। आखिरकार आवाज में एक सिसकने वाला स्वर भी था जिसे प्रयास से दबाया जा रहा था। कुछ हजार मीटर की ऊंचाई स्नो फीनिक्स बीस्ट के लिए ज्यादा नहीं थी। बहुत जल्द एब्सोल्यूट फीनिक्स क्लिफ का शिखर यूचे की आंखों के सामने आ गया। यूचे स्नो फीनिक्स बीस्ट की पीठ से उतर गया और चट्टान के पास खड़ा हो गया। गहरे हरे रंग की घाटी के भीतर जो एक अलौकिक स्वप्नलोक की तरह थी, वह उस परी जैसी सुंदर छाया को बेहोश रूप से देख सकता था। वह दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की राजकुमारी थी, पूरे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप का सबसे शानदार रत्न। उसे पूरी सीमा तक सुरक्षित रखा गया था, लेकिन साथ ही वह अकेली भी थी। यही कारण है कि इन दिनों में जब उसने लापरवाही से उसकी दुनिया में घुसपैठ की थी तो वह बहुत खुश और उत्साहित थी। छोटी चांद, क्या तुम उसके साथ रहना चाहती हो? अपनी निगाहें नीचे करते हुए यूनचे अचानक बोला। चीख। स्नो फीनिक्स बीस्ट ने अपने पंख थपथपाए और धीरे से रोने लगी। इसका राजसी सिर लगातार कुछ सिर हिलाने जैसी हरकतें कर रहा था। सिर हिलाते हुए अपनी आंखों में बेहद कड़वी और असंतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ यूचे ने कहा, स्नो फीनिक्स जानवर एक भयंकर घूरना। भले ही जुएर के आकर्षण का विरोध नहीं किया जा सकता है, भले ही आप वास्तव में उसके साथ रहना चाहते हैं, फिर भी आप अभी भी मेरे अनुबंधित गहन जानवर हैं। www क्या आप थोड़ा अधिक आरक्षित नहीं हो सकते, भले ही आपको इसे थोड़ा नकली बनाना पड़े। ... रहने भी दो। यूचे का मुंह तिरछा हो गया। जैसे ही स्नो फीनिक्स बीस्ट की गहरी छाप पीठ पर उभरी, उसने अपनी कलाई बढ़ा दी। एक विचार के साथ स्नो फीनिक्स बीस्ट के साथ गहरा ऊर्जा संबंध सीधे तौर पर टूट गया। उसके हाथ के पीछे की गहरी छाप भी धीरे धीरे गायब हो गई। स्नो फीनिक्स बीस्ट ने अपनी आजादी पूरी तरह से पुनः प्राप्त कर ली। उसने अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी और यूनचे के सिर के ऊपर चक्कर लगाया और नृत्य किया, जिससे तेज चीखें निकली, जिससे कोई यह नहीं बता सका कि यह उत्तेजना के कारण था या अलग होने की अनिच्छा के कारण। स्नो फीनिक्स बीस्ट को देखकर, जिसने आजादी हासिल कर ली थी, यूनचे के दिल में जो बात थी वह उदासी नहीं थी, बल्कि एक तरह की सुकून भरी भावना थी। उन्होंने फीकी मुस्कान के साथ कहा, छोटे चांद, आगे बढ़ो। मेरे साथ रहकर तुम्हें हर जगह कष्ट और खतरे का ही सामना करना पड़ेगा। जुएर के साथ वह आपको बहुत पसंद करती है और निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। तुम्हें अब मेरे साथ कठिन कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। जाओ। चीख टिल्डर। एक लंबी चीख आसमान में गूंज उठी। स्नो फीनिक्स बीस्ट के कुछ देर तक नाचने और फड़फड़ाने के बाद वह अंततः नीचे उतरा और नीचे फीनिक्स पर्चिंग घाटी की ओर उड़ गया। बहुत जल्द वे 2 बर्फ सफेद रंग की आकृतियां धीरे धीरे एक साथ इकट्ठी हो गई। यूनचे ने हल्की सी हंसी छोड़ी। अंत में एक और गहरी नजर डालने के बाद वह 2 कदम पीछे हट गया, फिर अलग होने की अपनी सारी अनिच्छा दूर कर दी और दक्षिण की ओर चल दिया। आपने स्नो फीनिक्स बीस्ट को क्यों जाने दिया? जैस्मीन खुद को पूछने से नहीं रोक सकी। अभी भी तुम उड़ नहीं सकते। स्नो फीनिक्स बीस्ट के बिना जब आपको उड़ने की जरूरत होगी तो आप क्या करेंगे? यूनचे ने अपना सिर हिलाया और कहा, जुए को स्नो फीनिक्स बीस्ट देना सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि जुए को ये पसंद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं रैंकिंग टूर्नामेंट के इस सत्र के दौरान सफलतापूर्वक अपना जीवन सुरक्षित रख सकता हूं या नहीं। अगर मैं बदकिस्मत हूं तो कम से कम स्नो फीनिक्स बीस्ट को मेरे साथ मरने की जरूरत नहीं है। इसे न केवल बचाया जा सकता है, बल्कि इसे जुएर को चुकाया गया एक छोटा सा भुगतान भी माना जा सकता है। उसका दिल मेरे प्रति ईमानदार था, फिर भी मैंने इतना कुछ कहे और किए जाने के बाद भी उसे धोखा दिया है। हम्फ, जैस्मीन ने उपहास किया, लड़कियों को धोखा देना, क्या ये काम करने का आपका आदतन तरीका नहीं है? आप पहले कभी भी अपने अपराध के प्रति इतने सचेत नहीं थे, क्या ऐसा नहीं है? वह वही नहीं है।
यू चे ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, जीतना और धोखा देना दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं, आप जैसी छोटी लड़की नहीं समझ पाएगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैस्मिन को उत्तर देने में संकोच हुआ और उसने इसके विपरीत पूछा, इस मामले पर कि आप अपना जीवन सुरक्षित रख सकते हैं या नहीं, मेरे पास वास्तव में आपको बताने के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर, जैस्मीन ने उदासीनता से कहा, अगर मैं सही अनुमान लगा रही हूँ तो दिव्य फीनिक्स संप्रदाय द्वारा आपके फीनिक्स वंश का पता चलने के बाद आप जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वह दिव्य फीनिक्स संप्रदाय नहीं है, बल्कि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के सच्चे पूर्वज हैं। दूसरा फीनिक्स स्पिरिट, बिल्कुल फीनिक्स स्पिरिट की तरह जो आपको उस समय 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज में मिली थी। यू चे के कदम थोड़े रुके, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। आप पूरी तरह से सही हैं। उस समय जब मैंने फीनिक्स के परीक्षण मैदान को छोड़ा था तो फीनिक्स स्पिरिट ने भी गंभीर रूप से चेतावनी दी थी कि मुझे अन्य फीनिक्स स्पिरिट के अस्तित्व से सावधान रहना चाहिए। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की फीनिक्स आत्मा ने हमेशा सोचा था कि फीनिक्स आत्मा जिसने मुझे विरासत दी थी उसे बहुत पहले ही मार दिया गया था। अगर यह पता चला कि मुझमें फीनिक्स की रक्तधारा दूसरे फीनिक्स की विरासत से उपजी है तो जिसे नुकसान होगा वो केवल मैं ही नहीं होऊंगा। 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज की फीनिक्स आत्मा, साथ ही फीनिक्स जनजाति जो अभी हाल ही में अपने अभिशाप से अलग हुई है, को भी एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। युन चे ने कहा, धीमी सांस। फिर भी रक्तरेखा के उजागर होने के बाद जितनी जल्दी हो सके डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय का सामना करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा, अन्यथा जिन्हें फंसाया जाएगा वे मेरे पक्ष के लोग होंगे। इसलिए ब्लू विंड नेशन से यहाँ आते समय मैंने हमेशा उस फीनिक्स जानवर के लिए प्रार्थना की थी कि वह हमेशा अंधेरे में रहे और ऐसा नहीं होगा। रैंकिंग टूर्नामेंट के मामलों की जांच करने में कोई रुचि। इस फीनिक्स स्पिरिट के बारे में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चमेली ने भावहीन होकर कहा। क्यों? क्योंकि ये पहले ही मर चुका है। क्या मृत? युन चे के कदम तुरंत रुक गए। क्या आप निश्चित हैं? इंतजार। तुम्हें कैसे पता चला कि यह मर चुका है? हे, जैस्मीन ने जोर से हंसते हुए कहा, आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे पता चला। इसकी मृत्यु को ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है कि इसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है। हालांकि भले ही यह मर गया, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि रक्तरेखा और यादें आगे बढ़ गई हैं। तो इस दुनिया में शायद अभी भी ऐसे लोग हैं जो ये समझ सकते हैं कि आपका वंश किसी अन्य फीनिक्स की विरासत से आता है। यू चे की आत्मा तुरंत जाग उठी। जैस्मीन ने इतने आत्मविश्वास भरे स्वर में जो शब्द कहे, स्वाभाविक रूप से उसे उन पर संदेह नहीं होगा। बहुत अच्छा। यदि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की फीनिक्स आत्मा वास्तव में मर गई है तो मेरी सबसे बड़ी चिंता भी दूर हो गई है। इस तरह रैंकिंग टूर्नामेंट के दौरान मैं भविष्य के परिणामों की चिंता किए बिना प्रदर्शन कर सकूंगा। इसलिए आप इस बात को लेकर कितने आश्वस्त हैं कि डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय अब आपके लिए मुसीबत नहीं बनेगा और जीवित भी रहेगा? 70%। युन चे ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, शायद मैं उस रहस्यमय प्राइमेडियल प्रोफाउंड आर्क पर टहलने भी जा सकूंगा। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 424 फीनिक्स सिटी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 424 फीनिक्स सिटी। यू चे एब्सोल्यूट फीनिक्स क्लिफ से नीचे उतरे, फीनिक्स माउंटेन रेंज को छोड़ दिया, थोड़ा सोचा और फिर सीधे डिवाइन फीनिक्स सिटी लौट आए, सीधे फीनिक्स सिटी की ओर बढ़ गए। फीनिक्स सिटी डिवाइन फीनिक्स सिटी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था। डिवाइन फीनिक्स सिटी से संबंधित होते हुए भी ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में था और एक शहर के भीतर एक विशेष शहर था। डिवाइन फीनिक्स इंपीरियल पैलेस की तरह फीनिक्स सिटी भी डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय का मुख्य आधार था। अंतर यह है कि एक सत्ता का मूल था और दूसरा बल का मूल था, जबकि दोनों के पास अतुलनीय रूप से मजबूत प्रतिरोधक शक्ति थी। फीनिक्स सिटी के भीतर फीनिक्स रियलम नामक एक जगह थी, जो वह स्थान था जहां हमेशा 7 राष्ट्र रैंकिंग टूर्नामेंट आयोजित किया जाता था। फीनिक्स सिटी के पास एक दबाव की अनुभूति हुई जिससे व्यक्ति की धड़कनें बढ़ गईं और एक स्पष्ट रूप से झुलसाने वाली हवा उसके चेहरे पर आ गई। विशाल शहर के द्वार के ऊपर एक विशाल, राजसी, विस्मयकारी फीनिक्स था। यू चे अपने कदम रुक गए, लेकिन अंदर नहीं गए। एक टूर्नामेंट प्रतिभागी के रूप में उनके पास पहले से ही व्यवस्थित आवास स्थान होना चाहिए, लेकिन अगर वह यहाँ चले गए तो निश्चित रूप से बहुत सारे अनिश्चित कारक होंगे, क्योंकि उनकी पहचान विशेष थी। इस बार उनका आगमन केवल स्थान का पता लगाने के लिए था। फीनिक्स शहर के स्थान की पुष्टि करने के बाद वह घूमा और चला गया, फिर जल्दी से अपना भेष बदला और एक दूरस्थ और शांत सराय में जांच की। 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट के शुरू होने में अब 3 आखिरी दिन बचे थे। स्काई प्रोफाउंड यूनिवर्सल पैलेट को अवशोषित करने के लिए 3 दिन पर्याप्त थे।
सराय में प्रवेश करने और कमरे का दरवाजा बंद करने से पहले आसपास के वातावरण का ठीक से सर्वेक्षण करने के बाद युनचे ने फीनिक्स हेलियंथस, डेविल्स फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल और अन्य सामग्रियों को बाहर निकाला, फिर तुरंत उन्हें स्काई पॉइजन पल के साथ परिष्कृत किया। बहुत जल्द एक पूरी तरह से लाल रंग की गोली युनचे की हथेली के भीतर उभरी। ऐसा लग रहा था मानो इसे ताजा खून में भिगोया गया हो। जैसे ही गोली ने आकार लिया, विक्षिप्त आभा का एक उछाल भी तुरंत निकल आया, जो हिंसक रूप से दूर धकेल रहा था आसपास की हवा। इस नए परिष्कृत स्काई प्रोफाउंड यूनिवर्सल पैलेट को उठाने के बारे में युनचे ने सोचा भी नहीं और बिना किसी हिचकिचाहट के इसे अपने मुंह में डाल लिया। स्काई प्रोफाउंड यूनिवर्सल पैलेट उसके मुंह में प्रवेश करते ही पिघल गया और तुरंत लावा जैसी हीटवेव में बदल गया, जो उसके पूरे शरीर की गहरी नसों और मेरिडियन में फैल गया। तुरंत उसके पूरे शरीर से ऐसा दर्द निकला जैसे उसे सुइयां चुभोई जा रही हो। युनचे ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ हो। इस प्रकार की गोली जो कम समय में किसी की गहन शक्ति को बढ़ा सकती है, उसमें निश्चित रूप से एक अत्यंत भयंकर औषधीय गुण होगा और जोखिम अक्सर इनाम से कहीं अधिक बड़ा होगा। लेकिन आखिरकार युनचे के पास सुरक्षा के तौर पर बुद्ध के महान मार्ग के साथ फीनिक्स ब्लड और ड्रैगन का मज्जा था। उस समय वह एक स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के शरीर के साथ एक सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन के मांस और रक्त का उपभोग और पे भी कर सकता था। वर्तमान में अर्थ प्रोफाउंड दायरे के एक निकाय के साथ स्काई प्रोफाउंड यूनिवर्सल पैलेट का उपभोग करना और भी कम चिंता का विषय होगा। फिर भी स्काई प्रोफाउंड यूनिवर्सल पैलेट की क्रूर औषधीय संपत्ति के तहत यह युनचे के लिए अभी भी बहुत अप्रिय था। जैसे जैसे औषधीय शक्ति धीरे धीरे बाहर की ओर घुलती गई, उसकी गहरी नसों में बहने वाली गर्मी की भाप भी अधिक से अधिक क्रूर और उग्र हो गई। भले ही उसके चेहरे पर भाव शांत थे, उसका माथा पहले से ही बारीक घने पसीने से ढका हुआ था। स्काई प्रोफाउंड यूनिवर्सल पैलेट को अवशोषित करने में जो समय लगा वह युनचे की अपेक्षा के आसपास था। जब उसने पूरी तरह से तल्लीनता पूरी कर ली और अपनी आंखें खोली, तो तीसरे दिन की सुबह हो चुकी थी। युनचे खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। इन 3 दिनों में उसके कपड़े बार बार पसीने से भीग चुके थे और पसीने की तीखी गंध आ रही थी। उसने अपनी हथेली खोली और उसकी हथेली के मध्य में एक छोटा सा गहन ऊर्जा भावर दिखाई दिया। और जैसे ही उसने अपनी हथेली बंद की, गहन ऊर्जा का भावर तुरंत तितर बितर हो गया, जिससे हवा के फूटने की एक शानदार ध्वनि निकली। शक्ति में वृद्धि की सीमा लगभग उतनी ही है जितनी मुझे उम्मीद थी। स्काई प्रोफाउंड दायरे से अंततः केवल एक कदम दूर है। युनचे ने अपनी मुट्ठी भींच ली और खुद से बुदबुदाया, जैस्मीन, मुझे इसे आत्मसात करने में कितना समय लगा? 3 दिन। व्हाट अरे 3 दिन। युनचे कांप उठा और जोर से उछल पड़ा। उसने तुरंत खिड़की से बाहर देखा, समय का थोड़ा अनुमान लगाया, फिर दरवाजे की ओर भागा। जैस्मीन, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? आज रैंकिंग टूर्नामेंट की तारीख है, आप जानते हैं, यहाँ से फीनिक्स सिटी तक अभी भी काफी लंबी दूरी है। तुम्हें चेतावनी देने का दायित्व मेरा नहीं है। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, युनचे के कदम रुक गए। उसने अपनी आस्तीनों को थोड़ा सूंघा और जोर से दरवाजा बंद कर दिया, जिसे उसने एक बार फिर खोला। ओह ठीक है, पहले मुझे स्नान करने दो। चमेली। जब युनचे फीनिक्स शहर में भागता हुआ आया तो सुबह के लगभग 9 बज चुके थे। रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू होने में आधे घंटे से भी कम समय बचा था। फीनिक्स सिटी गेट के सामने घनी भीड़ से घिरा हुआ था। ये सभी लोग वे थे जो प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं थे या प्रवेश टिकट प्राप्त करने का प्रबंधन नहीं कर पाए थे और केवल अनिच्छा से शहर के बाहर आगे पीछे जा सकते थे, इस उम्मीद में कि वे पहले क्षण में टूर्नामेंट फीड प्राप्त कर सकते थे। युनचे ने तुरंत भीड़ को एक तरफ धकेल दिया और फीनिक्स सिटी के मुख्य शहर के द्वार के सामने पहुंच गया। फिर 2 फीनिक्स शिष्यों ने उसे रोक दिया। प्रवेश के लिए अपनी योग्यता दिखाएं। फीनिक्स के जिन शिष्यों ने उसे रोका, उनमें से एक ने आलस्य से कहा। इसी तरह के शब्द उन्होंने शायद आज अनगिनत बार दोहराए हैं। मैं ब्लू विंड नेशन से प्रतिभागी हूँ, युनचे ने संक्षेप में कहा और साथ ही अपने प्रतिभागी को बाहर निकाला प्रतीक। जैसे ही लाल प्रतिभागी प्रतीक को बाहर निकाला गया, 2 फीनिक्स शिष्यों की निगाहें तुरंत ध्यान में केंद्रित हो गईं। जैसे ही उन्होंने 2 शब्द ब्लू विंड स्पष्ट रूप से समझे, उन्होंने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में उसी तरह की अजीब अभिव्यक्ति प्रकट हुई। फीनिक्स के शिष्यों में से एक ने अंदर से चिल्लाकर कहा, वरिष्ठ भाई झान्युन, ब्लू विंड नेशन के प्रतिभागी आ गए हैं। हाँ, नीली हवा। कुछ ही देर में एक मजबूत शरीर वाला एक युवक बाहर आया। उन्होंने एक नजर में युनचे के हाथ में प्रतिभागी का प्रतीक देखा, फिर उसे घूरकर देखा और धीरे से कहा,
हमने सोचा था कि आपके ब्लू विंड नेशन ने आने की हिम्मत नहीं की, आप वास्तव में इस समय आए थे। आप इस रैंकिंग टूर्नामेंट के साथ बहुत ही लापरवाही से व्यवहार कर रहे हैं। इसे भूल जाए, मुझे व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को अंदर लाने दीजिए। आपके अलावा अन्य लोग कहाँ हैं? कोई नहीं। युन चे ने अपना सिर हिलाया। सिर्फ मैं। हाँ, बस आप अकेले हैं। ये सही है, ब्लू विंड इस बार टूर्नामेंट में केवल मैं ही भाग ले रहा हूँ। वहाँ कोई अन्य नहीं है, न ही कोई एस्कॉर्ट्स है। मैं आपको मुझे अंदर लाने के लिए परेशान करूंगा। रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, यू चे ने शांति से कहा। फैंग ज़ानयुन ने यू चे को सिर से पैर तक नाप लिया, फिर उसकी गहरी ताकत की जांच की। उसके होठों का कोना चपटा हो गया, क्योंकि वह कुछ और कहने में बहुत आलसी था। उसने लापरवाही से कहा, अरे ठीक है, जब आ ही गए हो तो मेरे साथ चलो। वरिष्ठ भाई झानयुन, क्या हमें इसकी सूचना बड़े बुजुर्ग को देनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। फैंग झानयुन ने अपना हाथ लहराया। रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, इतनी छोटी बात से उसका ध्यान भटकाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार वह केवल औपचारिकता दिखाने के लिए यहाँ है, बस अपनी इच्छानुसार व्यवस्था करे। फीनिक्स सिटी दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का मुख्य आधार था और स्वाभाविक रूप से बाहरी लोगों को उनकी इच्छानुसार प्रवेश नहीं करने देता था। फीनिक्स क्षेत्र के केंद्र तक पहुंचने का साधन कुछ लंबा और संकीर्ण कठोर मार्ग था। मार्ग के दोनों ओर अग्नि की गहन संरचनाओं की आभा दिखाई दी। जाहिर है, जो कोई भी मार्ग के बाहर के क्षेत्रों में कदम रखने की कोशिश करेगा, उसे निश्चित रूप से गहरी संरचनाओं के हमलों का सामना करना पड़ेगा। फीनिक्स क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, रैंकिंग टूर्नामेंट के क्षेत्र के करीब पहुंचने से पहले ही हलचल और जोश भरी हवा की लहर पहले ही आ चुकी थी। मैदान में प्रवेश करते समय यू चे का पूरा व्यक्तित्व कुछ देर के लिए स्तब्ध हो गया। कैंग वानहे ने उन्हें पहले ही बताया था कि ब्लू विंड के गहन अभ्यासकर्ताओं के लिए 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट एक अपमान था, जिसके बारे में वे बात करने को तैयार नहीं थे। लेकिन अन्य 6 देशों के लिए ये गहन अभ्यासी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण और भव्य अवसर था, जो हर 25 साल में आता था। जब 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट का एक सत्र आया, तो सम्राटों से लेकर आम लोगों तक, उनमें से किसी ने भी पूरे दिल से इसका अनुसरण नहीं किया। इस रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए वे 5 साल पहले से तैयारी भी शुरू कर देंगे। और इस क्षण में युन चे को आखिरकार यह समझ में आने लगा कि ब्लू विंड नेशन द्वारा शायद ही कभी उल्लेखित 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट का क्या मतलब है। अखाड़े का विशाल आकार उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था, और अखाड़े का भारी बहुमत स्वाभाविक रूप से दर्शकों की सीटें थीं। एक नजर में, भीड़ अंतहीन और असीमित गतिविधि से भरी हुई थी। ऊपर से नीचे तक पूरा मैदान लोगों से भरा हुआ था, और निश्चित रूप से उनकी संख्या कई मिलियन से कम नहीं थी। ऊपर आकाश में असंख्य मनुष्य टिड्डियों के समान उड़ रहे थे। ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट के माहौल और पैमाने की इसके साथ तुलना करने पर यह कहा जा सकता है कि ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट तुलना के लायक भी नहीं था। अतुलनीय रूप से विशाल बैठने के क्षेत्रों को कई खंडों में विभाजित किया गया था, और हर एक खंड लोगों से भरा हुआ था। कोई भी खाली सीट नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें विशिष्ट रूप से विभाजित माना जा सकता था। बैठने की जगह के सबसे सामने वाले क्षेत्र में यू चे ने 5 देशों के संबंधित प्रतीक चिन्ह देखे, और 5 देशों के प्रतिभागी और अनुरक्षक इन सीटों पर बैठे। उनके पीछे मूलतः सभी अपने अपने देश के समर्थक थे। रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उनमें से प्रत्येक के चेहरे पूरी तरह से खिले हुए थे, उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके भाव उत्साह और उम्मीद से भरे हुए थे। उनके लिए अपने देश के लिए जयकार करने और टूर्नामेंट के पाठ्यक्रम की गवाही देने के लिए रैंकिंग टूर्नामेंट के दृश्य में प्रवेश करने में सक्षम होना पहले से ही एक सम्मान था, जिसे वे अपने पूरे जीवन में प्रदर्शित कर सकते थे। अखाड़े का मुख्य बैठने का क्षेत्र स्वाभाविक रूप से डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय का था। हालांकि डिवाइन फीनिक्स सेक्ट की सबसे आगे की सीटें खाली थीं, और डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के बड़े शॉट अभी तक नहीं आए हैं। युन चे की नजर तेजी से चारों ओर घूम गई, फिर भी उसे ब्लू विंड के बैठने की जगह बिल्कुल भी नहीं मिली। अरे, ये कैसा है? क्या आप चौंक गए हैं? क्या ऐसा है कि आपने अपने जन्म के बाद से इतना शानदार तमाशा कभी नहीं देखा है? फैंग ज़ानयुन ने अपनी आंखों के कोने से यू चे को देखते हुए पूछा। ब्लू विंड नेशन के लिए बैठने की जगह क्यों नहीं है? यू चे ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वहां क्यों होना चाहिए? फैंग ज़ानयुन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और वापस पूछा, आपके ब्लू विंड नेशन के गहन अभ्यासी इस 7 देशों के रैंकिंग टूर्नामेंट में आ रहे हैं? क्या ये सिर्फ 7 नेशन की संख्या बनाने के लिए नहीं है, या शायद हे एक जोड़ना थोड़ा हंसी का पात्र। इसके बारे में बोलते हुए, आप लोगों के पास सीटें होनी चाहिए। आखिरकार आप कम से कम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। लेकिन 3 दिन पहले तक हमें अभी भी ब्लू विंड नेशन से कोई खबर नहीं मिली थी, और हमें लगा कि आप लोग कोई संख्या बनाने
की जहमत भी नहीं उठा रहे हैं, इसलिए हमने आपके ब्लू विंड के संबंध में कुछ भी तैयारी नहीं की। राष्ट्र बैठने सहित युन चे की भौहें तन गई और कुछ नहीं बोला। यह कोई समस्या नहीं थी कि बैठने की जगह तैयार की गई थी या नहीं। भले ही ब्लू विंड नेशन ने समय से कुछ महीने पहले भाग न लेने की घोषणा की हो, फिर भी यहाँ ब्लू विंड नेशन की बैठने की जगह होनी चाहिए, क्योंकि यह सबसे बुनियादी मान्यता थी और वास्तविक रूप से विद्यमान राष्ट्र के प्रति सम्मान। लेकिन अभी पूरे क्षेत्र में सभी 6 राष्ट्र मौजूद थे, केवल ब्लू विंड नेशन के बैठने की जगह मौजूद नहीं थी। ये पहले से ही इसे छिपाने के इरादे के बिना ब्लू विंड नेशन को उनकी आंखों में नहीं डाल रहा था। यह अवमानना और अपमान का जानबूझकर किया गया कार्य भी हो सकता है। उनका मानना था कि मैदान में ब्लू विंड नेशन के कई दर्शक होंगे। ब्लू विंड नेशन का हर एक व्यक्ति इस तरह का दृश्य देखकर निश्चित रूप से इतना क्रोधित हो जाएगा कि उसके फेफड़े फट जाएंगे। और यह सौभाग्य की बात है कि हमने तैयारी नहीं की। आप जैसा बच्चा ही ब्लू विंड से आया है। ठीक है, अगर ब्लू विंड के लिए बैठने की जगह का एक हिस्सा आरक्षित किया गया था तो यह वास्तव में बहुत बेकार होगा। जहां तक आपकी बात है, हम कोई अन्य खाली सीटें नहीं है। मेरा मानना है कि आप केवल यहीं खड़े रह सकते हैं। जब आपको मंच में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है तो आप बस यहां से उड़ सकते हैं। ये कितना सुविधाजनक है। ओह ठीक है, ऐसा लगता है कि आप केवल पृथ्वी गहन क्षेत्र में हैं और अभी तक गहन फ्लोटिंग तकनीक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। फिर जैसा आपको उचित लगे वैसा ही करें। मुझे लगता है मैं फैंग जान्युन व्यक्तिगत रूप से आपको यहाँ ला रहा हूँ और यहाँ तक कि आपके खड़े होने के लिए एक जगह की व्यवस्था भी कर रहा हूँ। पहले से ही आपके लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। आपके लिए 1 या 2 दशक तक इसके बारे में इतराने के लिए पर्याप्त है। फैंग जान्युन जिस यहाँ के बारे में बात कर रहे थे वह विशाल क्षेत्र के अंतिम छोर पर एक कोना था। न केवल स्थान बेहद खराब था, यदि किसी की दृष्टि पर्याप्त नहीं थी तो अखाड़े का केंद्र देखा नहीं जा सकता था। इसे बैठने की जगह भी नहीं माना जा सकता था। यदि किसी को वास्तव में इस पद के लिए कोई लाभ ढूंढना है तो ये केवल यही हो सकता है कि यह स्थान क्षेत्र के एक बड़े आधे हिस्से को नजरअंदाज कर सकता है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 425 पवित्र भूमि का आगमन 1। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 425 पवित्र भूमि का आगमन 1। बच्चे, मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि मैं वास्तव में हूँ आपके साहस और गाल की प्रशंसा करें। अगर मैं होता तो अकेले आने की तो बात ही न करता, बस इस पृथ्वी गहन क्षेत्र के बारे में बात करते हुए। हे, मेरे पास इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कोई चेहरा नहीं होगा। फैंग जान्युन मजाकिया अंदाज में मुस्कुराए। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी नजर मुख्य सीटों के केंद्र की ओर गई। उनकी आवाज उत्साह से भड़क उठी। संप्रदाय मास्टर, युवा संप्रदाय मास्टर और महान बुजुर्ग आ गए हैं। इस समय फैंग जान्युन की सांसें अचानक तेज और संक्षिप्त हो गई। उसकी आंखें कठोरता से आगे की ओर देखने लगी और उसकी आवाज कांपने लगी। यह क्या ये हो सकता है? प्रिंसेस स्नो अतुलनीय रूप से विशाल मैदान लगभग 3 मिलियन लोगों को इकट्ठा करने में सक्षम था। बस हर किसी की सांसों की आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। लेकिन इस समय विशाल मैदान तुरंत अतुलनीय रूप से शांत हो गया, जैसे कि एक पिन ड्रॉप भी सुना जा सकता था और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ गति में स्थिर हो गया हो। सभी की निगाहें ऊपर की ओर थीं। वे आकाश में जल रही फीनिक्स की लौ को ध्यान से देख रहे थे। हवा में लौ ने उड़ते हुए फीनिक्स का आकार ले लिया। फीनिक्स लौ के ऊपर कई छाया चित्र धीरे धीरे नीचे उतरे। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की सीटों के बीच दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के सभी प्रतिभागी पहले से ही बैठे थे, यहाँ तक कि राजकुमार, बुजुर्ग, हॉल मास्टर, मंडप मास्टर और शहर मास्टर पहले से ही वहां मौजूद थे। लेकिन दिव्य फीनिक्स कबीले की सबसे प्रमुख 15 सीटें अभी भी खाली थीं। और इन 15 सीटों की स्थिति स्पष्ट रूप से राजकुमारों और बुजुर्गों की तुलना में अधिक थी। आज आखिरकार इन 15 केंद्र सीटों के मालिक आ गए। जैसे ही उन्होंने फीनिक्स लॉ पर कदम रखा, हवा में छाया चित्र धीरे धीरे नीचे उतरे। इन लोगों में दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के फैंग हिंग कोंग और महान बुजुर्ग फैंग फेयान शामिल थे। युवा संप्रदाय मास्टर और क्राउन प्रिंस फैंग जिमिंग को भी भव्य रूप से पंक्तिबद्ध किया गया था। अन्य 10 लोग सभी बुजुर्ग और शहर के मास्टर स्तर के लोग थे जो दिव्य फीनिक्स संप्रदाय में ताकत और प्रतिष्ठा के चरम पर थे। बिना किसी अतिशयोक्ति के इन लोगों में से कोई भी व्यक्ति गहरे आकाश में तिरस्कार दिखाने में सक्षम एक सुपर अस्तित्व था। वे एक साथ खड़े थे। उनके विशाल प्रभावशाली तरीके ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया, जिससे क्षेत्र में मौजूद सभी 3 मिलियन लोगों को भारी घुटन महसूस हुई। हालांकि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के मास्टर फैंग हिंग कोंग सहित एक भी व्यक्ति सभी की निगाहों का केंद्र बिंदु नहीं बना। सभी की निगाहें मानो किसी अप्रतिरोध्य शक्ति द्वारा बंद कर दी गई हो।
फैंग हिनकोन के पास खड़ी युवा लड़की की नाजुक और कोमल आकृति पर टिक गई। उसने शानदार फीनिक्स कपड़े पहने हुए थे और फीनिक्स जेड क्राउन पहना हुआ था। फीनिक्स जेड ग्लास जो उसके मुकुट से नीचे लटका हुआ था, उसने उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक दिया था, जिससे कोई भी उसकी त्वचा और सुंदरता की थोड़ी सी भी झलक पाने में असमर्थ हो गया था। लेकिन जब लोग ऐसी लड़की को देखते थे जिसका रंग रूप भी नहीं दिखता था, तब भी उनकी आत्मा में अचानक तीव्रता आ जाती थी। वे ऐसी अनुभूति का वर्णन करने में असमर्थ थे जैसे कि वे एकाएक किसी मायावी स्वप्नलोक में चले गए हों, स्वप्न से बाहर निकली एक लड़की को देख रहे हों। यद्यपि वे उसका चेहरा नहीं देख सके, पर हर व्यक्ति का हृदय भर आया इस अतुलनीय दृढ़ विश्वास के साथ कि उसकी शक्ल दुनिया की सबसे उत्तम होनी चाहिए, किसी स्वर्गीय परी से कम नहीं। ये किसी प्रकार का जादू जैसा लग रहा था और एक स्वप्निल स्वभाव जैसा भी लग रहा था जो नश्वर दुनिया की एक युवा लड़की से संबंधित नहीं होना चाहिए। इस समय इस युवा लड़की के बगल में फैंग हिनकोंग और फैंग फियांस्टर का अस्तित्व पूरी तरह से सजावटी सहारा बन गया, धनुषाकार चंद्रमा के चारों ओर कई सितारे। वास्तव में जबकि फैंग हिनकोंग और युवा लड़की बीच में खड़े थे और अन्य लोग उनके चारों ओर समान रूप से फैले हुए खड़े थे, जिस क्षेत्र को उन्होंने घेरा था उसका केंद्र फैंग हिनकोंग नहीं था, बल्कि वह युवा लड़की थी, प्रिंसेस स्नो। ये प्रसिद्ध राजकुमारी स्नो है। मैदान के भीतर एक आदमी अतुलनीय उत्साह से चिल्लाया, राजकुमारी स्नो के अलावा कौन फीनिक्स संप्रदाय के मास्टर के साथ समान स्तर पर खड़ा हो सकता है? राजकुमारी स्नो के अलावा कौन ऐसे दिव्य चरित्र का अधिकारी हो सकता है? स्वर्ग। मैं वास्तव में प्रसिद्ध राजकुमारी स्नो को देख रहा हूँ। इस प्रवेश टिकट को पाने के लिए परिवार की संपत्ति का 10वां हिस्सा खर्च करने के बाद मुझे मूल रूप से थोड़ा ठगा हुआ महसूस हुआ। लेकिन राजकुमारी स्नो की एक झलक पाने में सक्षम होने के लिए भले ही मैंने पूरे परिवार का भाग्य खो दिया हो, ये पूरी तरह से इसके लायक होगा। मैं सपना नहीं देख सकता, है ना? प्रिंसेस स्नो केवल एक बार दिखाई दी थी जब वह 13 वर्ष की थी। आज मैं वास्तव में अपनी आंखों से उसका आकर्षण और अनुग्रह देख रहा हूँ। यह अफसोस की बात है, हम राजकुमारी स्नो का चेहरा नहीं देख सकते। 13 वर्षीय राजकुमारी स्नो के पास पहले से ही एक स्वर्गीय सौंदर्य था। अभी 16 साल की राजकुमारी स्नो, कौन जानता है कि उसकी सुंदरता किस हद तक विकसित हो गई है। संतुष्टि को पहले से ही जानो तुम। राजकुमारी स्नो की आकृति को अपनी आंखों से देखने में सक्षम होना पहले से ही आपके पूर्व अवतार द्वारा अर्जित एक सौभाग्य है। राजकुमारी स्नो की स्वर्गीय उपस्थिति ऐसी कैसे हो सकती है कि हम जैसे आम लोग इसकी सराहना करने के योग्य हो। विशाल मैदान एक बार फिर कोलाहलपूर्ण हो गया। जो भावुक मनोदशा पूरे मैदान में भर गई थी, वह राजकुमारी स्नो के प्रति उत्साह और विस्मयादिबोधक में बदल गई थी, जिससे लोग लगभग भूल गए थे कि वे आज यहाँ क्यों आए हैं। उन्हें लगा कि भले ही उन्हें रैंकिंग टूर्नामेंट देखे बिना अभी मैदान छोड़ देना पड़े, लेकिन प्रिंसेस स्नो की सुंदरता पर एक नजर डालने में सक्षम होना पहले से ही लाखों गुना से अधिक मूल्यवान था। इस पूरी दुनिया में एक प्रवेश द्वार के साथ इतना बड़ा झटका देने में सक्षम होने के लिए ढकी हुई विशेषताओं के साथ प्रिंसेस स्नो एकमात्र ऐसी महिला होगी। फैंग हिनकोन की निगाहें शांत लेकिन गरिमापूर्ण थीं। उनकी नजर पूरे दर्शकों पर पड़ी और इस अचानक हुए हंगामे पर उन्हें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी नजर घूम गई और जब वह उसके बगल में फैंग जुएर पर पड़ी तो गरिमापूर्ण नजर तुरंत अतुलनीय रूप से कोमल हो गई, इतनी कोमल जैसे कि उसे डर था कि उसकी नजर उसे नुकसान पहुंचाएगी। प्रोफाउंड स्काई 7 नेशंस का ये नंबर 1 हेगमन, स्वर्ग के महल के सम्राट की तरह एक सर्वोच्च व्यक्ति, अपनी इस एकमात्र बेटी का सामना करते समय ही अपनी आंखों में ऐसी अभिव्यक्ति प्रकट करेगा। प्रिंसेस स्नो, ये वास्तव में प्रिंसेस स्नो है। फैंग झान्युन का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसके पैर कांप रहे थे, वह उत्तेजित था और जमीन पर लगभग सुस्त पड़ने की स्थिति में पहुंच गया था। उसके हाथ ने उसके हृदय की स्थिति को शक्ति से दबाया, जैसे कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका हृदय उसकी वक्ष गुहा से भी बाहर निकल जाएगा। उसने पहले से ही यूनचे को यहाँ फेंकने और तुरंत चले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन राजकुमारी स्नो की उपस्थिति ने उसके कदमों को आगे बढ़ने में असमर्थ बना दिया। उसकी दोनों आंखें लगातार देखती रहीं, क्योंकि उसकी आत्मा लगभग दुनिया से बाहर उड़ चुकी थी। यूनचे को स्वाभाविक रूप से फैंग जुएर के आकर्षण के बारे में पता था। दूर से जुएर की आकर्षक आकृति को देखते हुए और फैंग झान्युन की अभिव्यक्ति को देखते हुए एक आदमी के रूप में वह वास्तव में दहाड़ना चाहता था, न केवल मैंने जुएर का असली रूप देखा है, बल्कि मैंने उसे छुआ भी है, हाथ और बाल। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? क्या आप ईर्ष्यालु हैं? बेशक उसने ये शब्द बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं की।
सभी की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए उसे यकीन था कि अगर वह वास्तव में चिल्लाया तो फैंग हिंगकुन को उसे व्यक्तिगत रूप से अलग करने की जरूरत नहीं होगी। वहां मौजूद सभी लोग अपनी निगाहों से उसे तब तक छेदते रहे जब तक कि वह सही जैसा न दिखने लगे। यू चे ने फैंग झान्युन को टैप किया, हैरान होने का नाटक किया और पूछा, क्या आप दिव्य फीनिक्स संप्रदाय से नहीं हैं? आप अभी भी प्रिंसेस स्नो को देखने के लिए इतने उत्साहित क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके संप्रदाय के लोग आमतौर पर उसे नहीं देखते हो? बिल्कुल, इस दुनिया में कितने लोगों के पास राजकुमारी स्नो के करीब रहने की योग्यता है? फैंग झान्युन ने भावनात्मक रूप से कहा, राजकुमारी स्नो को आमतौर पर पैट्रिक फीनिक्स भगवान के पास रखा जाता है। वह मेरे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के इतिहास में पहली व्यक्ति हैं जिन्हें पैट्रिक फीनिक्स भगवान ने व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन दिया है। सेक्ट मास्टर और महान बुजुर्ग स्तर के लोगों के अलावा राजकुमारी स्नो से मिलना बिल्कुल असंभव है। इस बिंदु पर बात करने के बाद फैंग झान्युन अचानक अपने उत्साह से जाग गया। अरे, मैंने ये सब तुमसे क्यों कहा? आप व्यावहारिक रूप से 8 मिलियन वर्षों के सौभाग्य से गुजरे हैं। ब्लू विंड एम्पायर को स्टॉपगैप के रूप में प्रस्तुत करने वाले केवल अर्थ प्रोफाउंड दायरे में कोई व्यक्ति वास्तव में मौके पर राजकुमारी स्नो को देखने में सक्षम था। अब आपका जीवन इसके लायक माना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, यू चे ने सिर हिलाया, फिर चुपचाप अपनी भौहें सिकोड़ ली। पैट्रिक फीनिक्स भगवान, बिना किसी संदेह के ये फीनिक्स स्पिरिट होना चाहिए। उन्होंने जिज्ञासापूर्वक पूछा, आपने अभी कहा पैट्रिक फीनिक्स भगवान? मैंने सुना है कि आपके दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का इतिहास कम से कम 5000 वर्ष पुराना है। आपके पूर्वज 5000 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। फैंग झान्युन ने ऐसे घूर कर देखा मानो वह किसी मंदबुद्धि व्यक्ति को देख रहा हो और उसने यू चे पर एक नजर डाली। अंत में, तुम ब्लू विंड एम्पायर से कोई भी नहीं हो, आप मेरे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की आंतरिक जानकारी को कैसे समझ सकते हैं? हमारा पैट्रिक फीनिक्स भगवान दुनिया की सबसे शक्तिशाली आत्मा है। 5000 वर्षों का महत्वहीन क्या मतलब है? पैट्रिक फीनिक्स भगवान का अनंत जीवन है। ये हमेशा मेरे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की रक्षा करेगा और कभी खत्म नहीं होगा। क्या आप 4 महान पवित्र मैदानों के बारे में जानते हैं? 4 महान पवित्र मैदानों का इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन 5000 साल पहले मेरे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का अचानक उदय हुआ। 300 साल से भी कम समय में ये प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में नंबर 1 संप्रदाय बन गया है। 4 महान पवित्र भूमियों ने कभी भी हमें दबाने की कोशिश नहीं की। आप जानते हैं क्यों? ये हमारे पैट्रिक फीनिक्स भगवान के अस्तित्व के कारण है। भले ही यह कोई संत सम्राट, समुद्र का स्वामी, स्वर्गीय सम्राट या तलवार स्वामी हो, फिर भी वे मेरे पैट्रिक फीनिक्स भगवान के सामने उतावलेपन से काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। फैंग झान्युन ने ऊंचे स्वर में बोलना समाप्त किया, फिर तिरस्कार पूर्वक अपने होंठ मोड़े। भूल जाओ, इस बारे में तुमसे बात करना बेकार है। आपके जीवन काल में मेरा अनुमान है कि आपकी सीमा स्काई प्रोफाउंड दायरे के अंतिम चरण होगी। भले ही आपने 10,000 जिंदगियों के लिए खेती की हो, फिर भी आप पैट्रिक फीनिक्स भगवान की वर्तमान ताकत को छूने में सक्षम नहीं होंगे। ओह टिल्डर, यू चे ने बिना ज्यादा सोचे उत्तर दिया, फिर गहराई से सोच में डूब गया। फैंग झान्युन ने जो कहा था, उससे न केवल पैट्रिक फीनिक्स भगवान अभी भी अस्तित्व में थे, इसका असीमित जीवन काल था, और इसने 4 भी बनाए महान पवित्र भूमि इसकी शक्ति से डर जाती है। फिर भी जैस्मीन ने बेहद निश्चित स्वर में कहा था कि फीनिक्स स्पिरिट पहले ही मर चुकी थी। क्या ऐसा हो सकता है? दिव्य फीनिक्स संप्रदाय ने इस तथ्य को छुपाया था कि फीनिक्स आत्मा इस पूरे समय मर गई थी। इसकी अत्यधिक संभावना थी। आखिरकार फीनिक्स स्पिरिट का अस्तित्व 4 महान पवित्र मैदानों के लिए एक बहुत बड़ी बाधा थी। यदि फीनिक्स आत्मा की मृत्यु की खबर फैल गई, तो दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की सबसे बड़ी बाधा अब अस्तित्व में नहीं रहेगी। इसके अलावा इसके पास अब 4 महान पवित्र मैदानों को चुनौती देने की योग्यता भी नहीं होगी। फैंग हिंगकोंग और कंपनी के नीचे फीनिक्स फ्लेम बुझ गई और वे जमीन पर उतरे, फिर अपनी सीटों पर बैठ गए। फैंग जुए फैंग हिंगकोंग के बगल में बैठे, जो फैंग हिंगकोंग के समान स्तर पर था। बाकी सभी लोग उनके पीछे बैठ गए। यू चे ने चुपचाप फैंग जुएर के छायाचित्र को देखा और उसके दिल ने हल्के से आह भरी। जुएर, अगली बार जब तुम मुझे देखोगे तो तुम्हारी भावनाएं क्या होंगी? क्या आप आहत और दुखी होंगे? अगर ऐसा है तो मैं भी खुद को माफ करने में असमर्थ हो जाऊंगा। जहां तक फैंग झान्युन की बात है, उसके पास पहले से ही कुछ भी नहीं था छोड़ने की इच्छा। वह फैंग जुएर के सपने जैसी छवि को घूरता रहा और उसका चेहरा मोह और भक्ति की अभिव्यक्ति से भर गया। युन चे ने अनुमान लगाया कि अभी भले ही वह उसे छड़ी से मारे, वह नहीं छोड़ेगा। फैंग हिंगकोंग बस बैठे रहे, समय पर नजर डाली। 4
महान पवित्र मैदानों के लोगों के लिए आरक्षित विशिष्ट सीटों पर अपनी नजर डाली और कहा, क्या पवित्र मैदानों से सम्मानित अतिथि अभी तक आए हैं? वे हमेशा अपनी स्थिति को लेकर अहंकारी रहते हैं और अंतिम क्षण तक कभी नहीं पहुंचेंगे। संप्रदाय मास्टर को ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके इरादे प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क पर निर्धारित हैं, वे निश्चित रूप से आएंगे। फेंग फियान ने भावहीन होकर कहा। वह सीधे तौर पर फेंग हिंगकोन का बड़ा भाई था और उससे केवल 7 साल बड़ा था, फिर भी वह 20 या 30 साल बड़ा दिखता था। अपनी साधना के साथ 200 साल की उम्र में वो पूरी तरह से 20 या 30 से अलग नहीं दिख सकते थे, लेकिन ये बहुत स्पष्ट था कि उन्होंने जानबूझकर गहरी ताकत के साथ उम्र की विशेषताओं को नियंत्रित करने का विकल्प नहीं चुना। आमीन। फेंग हिंगकोन ने धीरे से सिर हिलाया। चूंकि वे सम्मानित अतिथि हैं, हम 15 मिनट और इंतजार करेंगे। हा 15 मिनट की कोई जरूरत नहीं। फीनिक्स का सम्मानित निमंत्रण में ये लिंग कैसे नहीं आ सकता था? ऊपर से एक कानफोड़ू हार्दिक हंसी की आवाज आई और तुरंत पूरे मैदान में आंधी की तरह गूंज उठी, जिसने इस हद तक झटका दिया कि सभी के कान के पर्दे बुरी तरह कांपने लगे। ठीक इसके बाद एक अधिपति का भारी दबाव नीचे की ओर छा गया, जैसे कि एक हरे रंग की आकृति तेजी से हवा में चमकी, फिर एक भूत की तरह माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन सीट पर गिर गई। जैसे ही आवाज सुनाई दी, यू चे के विचार तुरंत कौंध गए, क्योंकि वह इस आवाज से असाधारण रूप से परिचित थे। और जब वह व्यक्ति नीचे उतरा तो यू चे की भौहें भी उसके साथ हिल गई। निश्चित रूप से ये लिंग कुन था। उस समय ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में वह व्यक्ति जिसे हेवनली स्वॉर्ड विला द्वारा गवाह के रूप में आमंत्रित किया गया था। उस समय उन्होंने यूनचे में एक जैतून शाखा फेंकने की पहल भी की थी और उन्हें माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। किसने सोचा था कि इस 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति भी वही होगा। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।